हाय फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के अपने एक नए टॉपिक के साथ। ज़्यादा वेट किए बिना सीधा मोल कॉन्सेप्ट के बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पर, जहां पर हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जहां पर हम पहली शुरुआत करने वाले हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के साथ। तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन केमिकली अगर देखा जाए तो जो मास हम स्टार्ट में रिएक्टेंट के लिए लेके चलते हैं वही सेम मास हमें प्रोडक्ट के लिए मिलता है। जो भी हमारा सब्सटेंस कंज्यूम होता है वो हमारा रिएक्टेंट कहलाता है। वहीं पर अगर हम बात करें जो सब्सटेंस हमारा फॉर्म होगा उसको हम प्रोडक्ट के नाम से जानेंगे। तो रिएक्टेंट हमारा अगर कहीं पर हम देखें, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं, H2 plus O2, twice of H2 plus O2 gives twice of H2O. If we are taking here hydrogen only 2 grams and oxygen is 16 grams, then the total addition of this mass will be always equal to the mass of product. तो जो मास हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं वही सेम मास हमें प्रोडक्ट का मिलेगा। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं 18 ग्राम हमें इसका मास मिलेगा। मोलर मासेस के बेसिस पे हम इसको 4 ग्राम प्लस 32 ग्राम एंड सो ऑन 36 ग्राम कह सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, जैसे हम मास कंजर्वेशन लॉ को पढ़ते हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट अगर बात आ जाए न्यूक्लियर रिएक्शंस की तो कुछ अलग ही बिहेवियर मिलता है। न्यूक्लियर रिएक्शंस के केस में अगर बात की जाए तो कुछ मास डिफेक्ट मिलता है हमें। कुछ ना कुछ मास डिफेक्ट मिलता है और ये मास डिफेक्ट हमारा मास कंजर्वेशन लॉ को फॉलो नहीं करता, जिसके लिए हम यहाँ पर डेल्टा एम की वैल्यू को कंसीडर करते हैं और E इक्वल्स टू mc स्क्वायर के बजाय डेल्टा mc स्क्वायर हो जाता है। तो अभी तक हम केवल इतना ही जानते थे कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन लॉ केवल इतना ही कहता है, मास कंजर्व रहता है, मास कंजर्व रहता है। पर केमिकली अब हम इसको जान सकते हैं कि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर रहता है केमिकली। दूसरी बात, यहाँ पर कुछ अपने लिमिटेशंस होते हैं, उनकी अपनी कुछ थ्योरी रहती है, तो उसके बारे में हमने यहाँ पर एक रूल समझा। दूसरी बात, अगर जैसे एक दूसरे रूल पर चले तो दूसरा रूल हमारा आ जाता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के बारे में अगर हम बात करें, हम किसी भी रिसोर्स से किसी भी कंपाउंड को लेते हैं तो उस कंपाउंड के लिए हमेशा जो उसका कंपोजिशन रेशियो होता है वो हमेशा फिक्स होता है। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, अगर यहाँ पर वाटर बन रहा है, चाहे इसे हम किसी लेक से लें, किसी सी से लें, किसी पॉन्ड से लें, कहीं से भी कोई भी रिसोर्स होगा, हर एक रिसोर्स के लिए जो रेशियो होगा वाटर का वो फिक्स रहेगा 1:2 ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन रेशियो। बट अगर यही चीज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ देखी जाए तो इनका रेशियो 1:1 रहेगा, इस पर कोई चेंजमेंट नहीं होगा। लेकिन कई स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं, कुछ स्पाइनल फॉर्मेशंस होते हैं जिनके बिहाफ पर हम देख सकते हैं। तो देखिए, कुछ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स
जैसे कि Cu 0.98 को हम हमेशा एक इंटीजर नंबर के रेशियो पर यहां पर देख रहे थे कि जो भी एटम्स आ रहे थे एक इंटीजर नंबर में थे, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि ये डेसिमल में आ रहे हैं जो एक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है तो ये पूरी तरीके से लिमिटेशन, एक ड्रॉबैक देंगे हमारे डेफिनेट प्रोपोर्शन लॉ के साथ। क्या है? अब इसके बाद में अगर हम तीसरी बात करें तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की बात आ जाती है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या बताता है, जरा उसको देखते हैं। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये बात बिल्कुल वैसी ही है जैसे डायरेक्ट टू डायरेक्ट रिलेशन के बजाय इनडायरेक्ट रिलेशंस पर बात की जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं कार्बन का एक कंपाउंड, एक ही कार्बन एटम कितने हाइड्रोजन के साथ और कितने ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन हो रहा है तो उनकी इनडायरेक्ट रिलेशनशिप कितने के साथ बनेगी। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन अभी एम्स में पूछा गया, आपको बता दिया जाए कि कुछ कंपाउंड्स आपको दे दिए गए जिन पर आपको कैलकुलेशन करना है, जैसे N2O3 and PH3 and NH3। ओके, तो यहां पर जिस समय बात की गई, सॉरी H2O, इन तीन के ऊपर पूछा गया क्या ये रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो करते हैं या नहीं। तो चलिए एक बार इसको पहले समझेंगे फिर वहां तक चलेंगे। तो देखिए क्या हुआ, कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो था 1:4 था। क्यों? क्योंकि CH4 कंपाउंड बनता है, उसी तरीके से CO2 बनता है, तो CO2 अगर बनेगा तो 1:2 का एक रेशियो रहेगा और इन दोनों के लिए 4 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन का एक जो रेशियो बनेगा वो 4:2, इट मींस 2:1, इट मींस H2O इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा जो इनडायरेक्ट फॉर्म में इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी तरीके से पूछा गया कि क्या ये तीनों कंपाउंड्स यहां पर इस तरीके से रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल लॉ को फॉलो करते हैं या नहीं करते। तो जरा समझिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन अगर एक आ रहा है, 3 हाइड्रोजन आ रहे हैं, 2 नाइट्रोजन के साथ में 3 ऑक्सीजन आ रहे हैं, इट मींस हम रेशियो बना सकते हैं 1.5:1। ठीक है, तो उसी तरीके से हम ऊपर वाले रेशियो और इस वाले रेशियो को देखेंगे क्योंकि नाइट्रोजन के एक एक एटम के साथ में आप कॉम्बिनेशन देखेंगे तो देखिएगा क्या होगा, रेशियो आ जाएगा 1.5:3। इट विल बी सेटिस्फाइंग a ratio of 1:2. It means 1 oxygen and 2 hydrogen. It means again H2O. So H2O is also here, ammonia is also here, N2O3 nitrogen trioxide is also here. So these are the basic principles for chemical combination. But as we are going far away, then we have to know that what is Avogadro's law. That will be the 4th principle. So, what is Avogadro's principle? What is Avogadro's principle? Avogadro states that on the specific temperature and pressure condition, the number of moles always have the significant number of values for the entities. It means 8 मोल अगर आपके पास किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी है तो इसके पास में जो नंबर ऑफ एंटिटी होगी वो 6.02 × 10⁻23 होगी। तो यहां तक की बात हमारे लिए क्लियर होती है। यहां तक हमने पढ़े 4 प्रिंसिपल, और भी आगे चीजें पढ़ेंगे तो इनको पढ़ने के लिए आगे हम बाद में देखते हैं। आज का लेक्चर इतना है।